फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए, लगातार मैं आपको ज्योग्राफी की क्लासें दे रहा हूँ और उसी सीरीज़ में एक और क्लास लेके आया हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना है और अपने डाउट्स को क्लियर करना है। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। दिए गए कथन ए तथा आर पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ठीक है, ए में क्या कहा जा रहा है, जो स्थान ग्रीनविच के पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से पीछे रहेगा। और आर में कहा जा रहा है कि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य पूर्व दिशा में जल्दी उगता है। आप गौर से देख सकते हैं, यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी कि राइट है। पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर चक्कर नहीं लगाती। क्यों नहीं लगाती है? क्योंकि हमारा जो सूर्य है, सन है, वो किधर से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, यानी कि पूरब से निकलता है, पश्चिम को घूमता है, तो पृथ्वी उस डायरेक्शन में वर्क को नहीं करेगी। यानी पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट होती है और यहाँ पूछा जा रहा है पूरब से पश्चिम, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ए सही है और आर क्या हो जाएगा? गलत। नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, जनसंख्या पिरामिड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसकी बात हो रही है? जनसंख्या पिरामिड की बात हो रही है। जनसंख्या पिरामिड के मध्य भाग की ओर जनसंख्या का केंद्रीकरण उच्च आश्रिता अनुपात को दर्शाता है। क्या ये बात ठीक है? वायोवृद्ध आश्रित जनसंख्या जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाती है। सी में कहा जा रहा है, चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता के संकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु के उच्च दरों को दर्शाता है। तो ये 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और आपको सिलेक्ट करना है कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी और सी बिल्कुल सही है, एक ये वाला और एक ये वाला। वायोवृद्ध आश्रित जनसंख्या पिरामिड के शीर्ष पर दिखाई देती है। और सी में कहा जा रहा है कि चौड़ा आधार जो ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है वह जन्म एवं मृत्यु के उच्च दरों को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्वालामुखी के संबंध में गलत है? ज्वालामुखी के संबंध में गलत है, गलत बताना है। क्या बताना है? गलत। एटना ज्वालामुखी क्या इटली में है? एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? क्या इटली में है? ठीक है। कोटोफैक्सी ज्वालामुखी दक्षिण अमेरिका में है, तो ये बात तो ठीक है। कोटोफैक्सी कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है, ये बात ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जापान में है, ये भी ठीक है। पोपा शांत ज्वालामुखी म्यांमार में है, जिसका दूसरा नाम क्या है? बर्मा है, बाद में बता देता हूँ। ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी क्या नेपाल में है? ये बात गलत है, वो गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। ये नेपाल में नहीं है, कहाँ पर है? इटली में है। कहाँ पर है? इटली में है। नेपाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए गलत क्या हो जाएगा? ई वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी सब सही हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है जिसे कहा जाता है। किसकी बात हो रही है? समुद्र की बात हो रही है। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है जिसे कहा जाता है बड़वा नल या विसुवियस या फ्यूजियामा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहा जाता है उसके लिए? बड़वा नल कहा जाता है। बड़वा नल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप नोट्स को मेंटेन कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए वीडियो से और एक अच्छी तैयारी कीजिए। ठीक है, मैं आपसे यही उम्मीद कर सकता हूँ। बाकी मुझे आपसे आपका प्यार सपोर्ट चाहिए और अच्छे से आप मन लगा के पढ़िए और सीटेट को क्लियर कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूकंपीय तरंगें पृथ्वी को कितने मिनट में पार कर देती हैं? किसकी बात हो रही है? भूकंपीय तरंगों की बात हो रही है कि पृथ्वी को कितने मिनट में ये पार कर देती हैं। कितने मिनट में ये पार कर देती हैं? 21 मिनट, 40 मिनट, 90 मिनट या 32 मिनट? कितने मिनट में पार कर देती हैं? तो 21 मिनट में ये क्या कर देती हैं? पार कर देती हैं। पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग कितने % भूकंप आते हैं?
जो प्रशांत महासागर के चारों ओर यानी वर्ल्ड के लगभग कितने % भूकंप आते हैं वो यहाँ पर हमें बताना है। 70%, 80%, 90% या 85%। तो कितने % आते हैं? तो 80% आते हैं, यानी कि बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। दिए गए निम्नलिखित कथनों में ए तथा बी पर विचार करें तथा सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, दोनों को पढ़ लेते हैं। ए में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। ये बात तो ठीक है। बी में है कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षीय सतह से 33.5 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, 33.5 का मतलब क्या है? क्या मैं 33.5 को ऐसे नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो सही विकल्प का यहाँ पर चयन करना है कि कौन सा यहाँ सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और सी में क्या कहा जा रहा है, यानी पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कहलाता है। बाकी ये सेकंड वाला क्या है, गलत है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, धरातल के रूप में कौन सा कथन सही है? किसके रूप में? धरातल के रूप में कौन सा कथन सही है? पृथ्वी के धरातल पर परिवर्तन लाने के लिए 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात क्या है, पूरी तरह से संतुष्ट हो रही है। ठीक है। जो बल धरातल के अंदर कार्य करता है उसे आंतरिक बल कहते हैं। हाँ, उसको आंतरिक बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। इंटरनल क्या कहते हैं? उसको इंटरनल फोर्स कहते हैं। और जो बाहरी साथ में काम करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं। तो ये बात भी ठीक है। तीसरा पढ़ लेते हैं, जो बल धरातल के बाहर कार्य करता है उसे बाह्यबल कहते हैं। अभी मैंने बताया, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, उसको बाह्यबल और इंग्लिश में एक्सटर्नल बोलेंगे और आंतरिक को इंग्लिश में इंटरनल बोलेंगे। तो फाइनली आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताना है कि सर हमारा स्कोर इतना जा रहा है। ठीक है, अभी जियोग्राफी की यानी भूगोल की क्लासें मैं लगातार आपको दे रहा हूँ, ताकि जितना भी मटेरियल है उसके बाद में फिर पॉलिटिकल पढ़ लेंगे। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, बाकी सब कुछ देखेंगे और सीडीपी देखेंगे, हिंदी संस्कृत सब कुछ क्लियर करेंगे। टाइम काफ़ी है, बस लगातार पढ़ते रहिए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर सही को सिलेक्ट करना है। भौतिक अपक्षय क्या होता है? जलते लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चटक जाता है। कोई लालटेन है और वो जल रही है। क्या हो रहा है? लालटेन कोई जल रही है तो उसके शीशे पर पानी की जो छींटें हैं अगर वो पड़ जाती हैं बाई मिस्टेक, कैसे भी ये प्रैक्टिकल करना है तो डाल देते हैं, तो शीशा क्या हो जाता है? चटक जाता है। तो ये क्या भौतिक अपक्षय कहलाता है? अच्छा, दूसरा पढ़ते हैं, रासायनिक अपक्षय पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना। देखते हैं बारिश में होती है और बारिश में कहीं लोहा पड़ा होता है तो उस पर क्या होता है? जंग लग जाती है। तो रासायनिक अपक्षय, वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना। सी पढ़ लेते हैं। सी में क्या है? जैविक अपक्षय, जंतुओं द्वारा बिल बनाना। तो क्या सही हो जाएगा? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे, यानी डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह भौतिक अपक्षय किसे बोलेंगे? यानी जलती लालटेन के शीशे पर पानी की छींटें पड़ने पर शीशा चटक जाता है। और रासायनिक अपक्षय में बोलेंगे वर्षा ऋतु में लोहे में जंग लगना। और जैविक अपक्षय में बोलेंगे जंतु द्वारा बिल बनाना। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है? भारत में हिमालय पर्वत में कौन सी नदियों के गार्ज दर्शनीय हैं? ठीक है, यहाँ पर बताना है कौन से दर्शनीय हैं। सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र या उपरोक्त सभी। तो 10 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंधु भी है, सतलुज भी है, ब्रह्मपुत्र भी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जब बी आकार की घाटी गहरी एवं संकरी होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? गार्ज कहते हैं। गार्ज को याद रखना है, पहला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है और उसका नाम क्या है? 2 बातें पूछी गई हैं, कोई भी बात पूछी जा सकती है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है और किस देश में है। तो दक्षिण अमेरिका के वेनेजुला में है और नाम है उसका एंजल, यानी पहला ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लग रहा है।
बाकी पढ़ सकते हैं। जोग जलप्रपात कर्नाटक में है। गरसोप्पा कहाँ पर है? ठीक है। महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ पर है? गुजरात। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की बात हो रही है। कृष्णा, गोदावरी, दामोदर, रामगंगा। तो कौन सी क्या हो जाएगा इसका सही? 13 का बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गोदावरी नदी को टिक करना है। कौन सी नदी? गोदावरी नदी को टिक करना है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी किसको? गोदावरी को कहा जाता है। चौदह नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 14 नंबर में क्या है? वायुमंडल की परतों के संबंध में कौन सा कथन सही है? करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल है। क्षोभमंडल जमीन से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल ठीक है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभमंडल में होती हैं। क्या ये भी बात ठीक है? हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट कैसे हैं? करेक्ट हैं, यानी राइट है। ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्षोभमंडल जमीन से 15 किलोमीटर तक ऊंचाई पर पाई जाती है और क्षोभमंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है। और मौसम संबंधी सारी घटनाएं क्षोभमंडल में ही होती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? ठीक है, सूर्य से कौन सी किरणें आती हैं? तो सूर्य से कौन सी किरणें आती हैं? अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं। ठीक है, सूर्य से, तो उनसे हमारी रक्षा कौन सी परत करती है? तो ओजोन परत करती है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, ओजोन परत। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वायुदाब। वायुदाब माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? वायुदाब माप की जो इकाई प्रयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसको मिलीबार कहते हैं। क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं, ये याद रखना है। क्या कहते हैं? मिलीबार कहते हैं। ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वायुदाब एक, अच्छा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वायुदाब किससे मापा जाता है? वायुदाब मापी यंत्र का नाम बताओ। ठीक है, तो बैरोमीटर याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी या नियतवाही पवन का प्रकार नहीं है? ठीक है, किसकी बात हो रही है? नियतवाही या स्थायी और प्रकार नहीं है। व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन या मानसूनी पवन। 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी पवन। व्यापारिक पवन और पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन ये कैसी पवनें हैं? तो ये तीनों की तीनों कैसी पवनें हैं? नियतवाही पवन का प्रकार हैं, और जबकि मानसूनी पवन जो है नहीं है। अब थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, अच्छे से समझा दे रहा हूँ क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अस्थाई कौन कौन सी पवनें होती हैं, यानी टेम्परेरी। ठीक है, तो अस्थाई देख लेते हैं हम। अस्थाई को हम बांटते हैं 3 प्रकार में। ठीक है, एक तो समीर यानी वायु, ये भी है, और इसको हम लिख लेते हैं स्थानीय। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम मानसूनी। ये आपको याद रखना, एक मानसूनी, एक स्थायी और एक समीर। 3 भागों में मैंने बांट दिया। अब समीर को क्या है? समीर को बांटा जाता है 2 भागों में। कितने भागों में? समीर को 2 भागों में। एक तो हम रखते हैं स्थल, ठीक है, और दूसरा रखते हैं हम जल। अब जो हमारी स्थानीय पवनें हैं, इससे क्वेश्चन आता है कई बार। इसको बांटा गया है 4 प्रकार में। कितने प्रकार में? 4 प्रकार में बांटा गया है स्थायी पवन को, जिसमें चिनूक है, सिरोको है, बोरा है और लू है। लू किसका पार्ट है? इसी का एक पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्थलीय तथा सागरीय समीर 24 घंटे में कितनी बार परिवर्तन करती है? स्थलीय तथा सागरीय समीर 24 घंटे में कितनी बार परिवर्तन करती है? 24 घंटे में तो कितनी बार करती है? 2 बार करती है, 2 टाइम। ठीक है, 2 टाइम करती है, 2 बार करती है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है?
भारत में किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत के नाम से जाना जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, तीनों को काट दीजिए। लद्दाख बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो 19 का ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फिर लद्दाख से संबंधित क्वेश्चन है। लद्दाख के बारे में कौन सा कथन सही है? लद्दाख को छोटे तिब्बत के नाम से जाना जाता है, अभी पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है। लद्दाख एक प्राथमिक बौद्ध जिला है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है। लद्दाख एक प्राथमिक बौद्ध जिला है, ठीक है। लद्दाख भारत के कश्मीर राज्य का सबसे ऊंचा पठार है, बिल्कुल ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लद्दाख। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ठीक है। इतनी मेहनत करते हैं हम आपके लिए, कोई पैसे या चार्ज की तो डिमांड आपसे नहीं की जाती है। बस एक छोटी सी प्यारी सी उम्मीद करते हैं आपसे कि बस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट करने में क्या जा रहा है, कमेंट कर दीजिएगा, बता दीजिएगा कि सर वीडियो अच्छी है, ख़राब है, क्या है, आप बता दीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। देखिए लद्दाख से कितनी तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। धार्मिक समानता, समान व्यंजन, भाषाई समानता, तो क्या क्या रीज़न रहता है यहाँ पर? तो यहाँ पर धार्मिक समानता भी रहती है, समान व्यंजन भी रहता है, भाषाई समानता भी रहती है। 21 का ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ए बी सी, ठीक है। बाईस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर स्थित परत को क्या कहते हैं? क्या वायुमंडल, जलमंडल, ओजोन या पर्यावरण? तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको वायुमंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो अच्छा है, सरल भी है, तो उसको क्या कहा जाएगा? वायुमंडल कहा जाएगा, है ना, पृथ्वी के चारों ओर। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सौर मंडल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? किसकी बात हो रही है? सौर मंडल के संबंध में पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। सूर्य 8 ग्रह और उसके उपग्रह मंडल बनाते हैं, क्या ये बात ठीक है? सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड सौर परिवार बनाते हैं। सी में कहा जा रहा है कि सूर्य 10 ग्रह, ये तो गलत ही कर दीजिए, इसमें कोई सूर्य ग्रह और मंडल का निर्माण करते हैं, तो ये बात भी कहीं ना कहीं क्या है? गलत है। तो इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा बी। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित खगोलीय पिंडों से बना है। हमारा जो सौर परिवार है वो किससे बना है? नक्षत्र, मंडल और ग्रह और सूर्य से बना है क्या? उपग्रह, ग्रह, ध्रुव तारा, सूर्य, ग्रह, उपग्रह, शुद्ध ग्रह और उल्का पिंड से बना है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, सूर्य होना चाहिए, ग्रह भी होना चाहिए, उपग्रह भी होना चाहिए। सूर्य जैसे कि बताया था हमने उस वीडियो में, सूर्य का होना ज़रूरी है, ठीक है। ग्रह, ठीक है, ग्रह बताए थे, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है ना। उपग्रह भी बताए थे, 69 बताए थे सबसे ज़्यादा उपग्रह पिछली वीडियो में। सबसे ज़्यादा किसके हैं? तो शनि के हैं, वो सॉरी बृहस्पति के हैं। तो ये उपग्रह भी होना चाहिए, है ना, और क्षुद्र ग्रह भी और उल्का पिंड, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कब सबसे अधिक ऊंचे ज्वार आते हैं? डॉट डॉट एक साथ आ जाते हैं। कौन होना चाहिए इस विकल्प के अकॉर्डिंग कि ज्वार सबसे अधिक ऊंचे आ जाएं? इसमें से बताना है। तो 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य होना चाहिए, पृथ्वी होना चाहिए और चंद्रमा होना चाहिए। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब एक साथ आ जाते हैं तो क्या होता है? सबसे ऊंचे ज्वार आ जाते हैं, ठीक है। कैसे ज्वार आ जाते हैं? सबसे ऊंचे ज्वार आ जाते हैं। कौन होना चाहिए? तीनों ये एक साथ होना चाहिए, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जब विपरीत सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण, समकोण का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों को तो यही पता नहीं होगा, 90 डिग्री क्या होता है? समकोण होता है। जब विपरीत सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तब समुद्र में किस तरह का ज्वार आता है? तो समुद्र में किस तरह का ज्वार आता है वो बताना है कि निम्न या लघु ज्वार, उच्च ज्वार या दोनों या कोई नहीं।
तो 26 का बिल्कुल राइट आंसर पहला ही हो जाएगा, निम्न यानी लो या लघु ज्वार आता है। विपरीत की बात हो रही है, अपोजिट की बात हो रही है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने में नदी में प्रवेश करती है तो उसे क्या क्या कहलाती है? ज्वारीय बोर, ज्वारीय नदी, ज्वार पतन या उपरोक्त सभी। 27 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्वारीय बोर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय बोर कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? किस कारण ऐसा होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की ऊष्मा नहीं, पृथ्वी पर चट्टानें और महासागर, इनसे काम चल जाएगा। चांद का गुरुत्वाकर्षण नहीं, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, यानी ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन किसके कारण होता है? पहाड़ी क्षेत्रों की बात हो रही है, भूस्खलन किसके कारण होता है वो बताना है। तो किसके कारण होता है? वनोन्मूलन के कारण होता है, यानी वन के कारण होता है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निर्देश सही या सबसे उपयुक्त विकल्पों का चयन करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की नहीं है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑक्सबो झील मैदानी क्षेत्र में बनती है। मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। और डी में कहा जा रहा है भूमि की खेती के लिए इस क्षेत्र में काट एवं दहा कृषि की जाती है। 30 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट सही नहीं है कि भूमि की खेती के लिए इस क्षेत्र में काट एवं दहा कृषि की जाती है। बाकी तीनों स्टेटमेंट ऊपर के सही हैं। ऑक्सबो झील मैदानी क्षेत्र में बनती है, बिल्कुल ठीक है। मैदानी क्षेत्र की जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक है। डेल्टा क्षेत्र में मैंग्रोव वनों से आच्छादित होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन डॉट डॉट अक्षांशों के बीच स्थित है। ये बताना है कितने अक्षांशों के बीच स्थित है। 16 डिग्री नॉर्थ या 36 नॉर्थ या 14 डिग्री नॉर्थ या फिर 34 नॉर्थ या फिर 12 डिग्री नॉर्थ या 32 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री नॉर्थ या 30 डिग्री नॉर्थ। तो 31 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपमहाद्वीप के निम्नलिखित में से किस नवपाषाणकालीन स्थल पर फसल उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया है? किली, गुल मोहम्मद, कोट दिजी, मेही या मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। मेहरगढ़ के बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। किस हड़प्पा शहर में कपास उगाया जाता था? तो कहाँ उगाया जाता था? मेहरगढ़ में उगाया जाता था। नवपाषाण काल में सबसे पहला कपास का प्रमाण मिला था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसका प्रमाण मिला था, तो कपास का प्रमाण मिला था। गेहूँ जौ की खेती का सबसे पहले, एक तो आपको याद रखना है गेहूँ और दूसरा जौ के बारे में याद रखना है। गेहूँ और जौ की खेती का प्रमाण सबसे पहले कहाँ मिला था? मेहरगढ़ में मिला था। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा, सर मेहरगढ़ के बारे में बार बार बता रहे हैं आप, तो मेहरगढ़ पड़ता कहाँ है? तो ये बलूचिस्तान में पड़ता है और बोलन नदी के तट पर पड़ता है। कौन सी नदी? क्योंकि नदी भी पूछ जा सकती है, बोलन नदी, ठीक है। बोलन नदी के तट पर ये पड़ता है और बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़। और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, 34 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए थे। निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश भाग कौन सी दो गैसों से बना हुआ है यानी घिरा हुआ है? वायुमंडल यानी कि एनवायरमेंट। ऐसी दो गैसें क्या है? मैंने कई वीडियो में इस चीज़ को मैंने बताया है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 21% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो 0.03% पाई जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करूं तो 78% पाई जाती है।
तो यहाँ पर 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन देख लीजिए किस में है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन काट दीजिए, ओजोन और हीलियम को काट दीजिए, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है 0.03%, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और 34 में से आपका यानी 34 में से आपका स्कोर कितना रहा है वो भी कमेंट में बताना। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और एक पॉजिटिव सोच के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथी सुरेंद्र सिंह को दीजिए इजाज़त।